वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीआईवी के एवीएम का मॉड्यूल सी कवर करेंगे। उसका यूनिट 23 कवर करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में यूनिट 23, 24 एंड 25 तीनों के तीनों लेक्चर को कवर करेंगे, तीनों के तीनों लेसन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये तीनों लेसन काफ़ी छोटे छोटे लेसन है और इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम लोग जो भी आज सीखने वाले हैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके लिए, और उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो जो भी हम लोग सीखेंगे उस पे बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एम्प्लॉय फीडबैक को। ये क्या होता है दोस्तों? इट कैरी आउट सर्वे टू फाइंड आउट हाउ इफेक्टिवली एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। तो कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, उसके लिए हम एक सर्वे कैरी आउट करते हैं। उसे ही कहते हैं हम लोग एम्प्लॉय फीडबैक। अब देखिए किस किस तरह का होता है ये, किस किस फॉर्म में होता है ये। या तो क्वेश्चनेयर के फॉर्म में होगा, क्वेश्चनेयर आप लोग जानते ही होंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, यस नो यस नो यस नो करके, या ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हम लोग। तीसरा है हमारा सजेशन स्कीम। चौथा है डिस्कशन विद एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। पांचवा है ऑब्जर्वेशन बाय मैनेजर। छठा है अप्रेजल इंटरव्यू। सातवां है एग्जिट इंटरव्यू। आठवां है क्लाइमेट सर्वे। और क्लाइमेट सर्वे के अंदर आता है दोस्तों टू रिड्यूस एम्प्लॉयज डिससेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय का जो डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है, उसे घटाने के लिए क्लाइमेट सर्वे का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉय फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सब मेथडोलॉजी हम लोग यूज करते हैं अपने पार्टिकुलर एक पार्टिकुलर संस्था में एम्प्लॉय फीडबैक के लिए। तो क्वेश्चनेयर ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सजेशन स्कीम्स, डिस्कशन विथ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्जर्वेशन बाय मैनेजर, अप्रेजल इंटरव्यू। हम लोग जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इनमें से उसके डिस्कस करेंगे। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लाइमेट सर्वे। आइए जरा इसे समझते हैं डिटेल में। तो अंडर फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वे द ऑर्गेनाइजेशन मेजर इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट द क्लाइमेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के अंदर जो क्लाइमेट है वो उसको, उसके बारे में लोगों की क्या परसेप्शन है उसको जानने के लिए क्लाइमेट सर्वे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट सर्वे के अंदर क्या क्या कवर किया जाता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, एम्प्लॉय की फीलिंग क्या है, किस चीज़ के बारे में फीलिंग, तो कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रुप्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीड्यूर्स, यानी कि जो नियम कानून और प्रोसीड्यूर वो संस्था फॉलो कर रही है, उससे रिलेटेड एम्प्लॉय की क्या फीडबैक है, एम्प्लॉय की क्या फीलिंग्स हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और स्ट्रक्चर आता है हमारा क्लाइमेट सर्वे के अंदर। दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एम्प्लॉय की फीलिंग देखी जाती है कि अपने बॉस के प्रति उसका कैसा फीलिंग है, या उसको अपना रोल पता है या नहीं, उसके रोल के बारे में उसे क्लैरिटी है या नहीं। तो ये हमारे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तीसरा है हमारा रिवार्ड्स। रिवार्ड्स में क्या हुआ, जैसे किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसे ऑब्वियस सी बात है रिवार्ड मिलेगा। तो उसके रिलेटेड उसे कैसी फीलिंग है, तो ये हमेशा एम्प्लॉय का फीलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट अहम भूमिका प्ले करती है दोस्तों। चौथा है रिस्क। रिस्क में क्या होता है, सेंस ऑफ रिस्कनेस एंड चैलेंजेस इन द जॉब एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जॉब है हमारा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसमें क्या क्या रिस्क है, उससे रिलेटेड हमारा आता है रिस्क के अंदर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड और रिस्क, ये सभी के सभी कंपोनेंट्स हैं हमारे क्लाइमेट सर्वे के। चलिए, अब हम लोग जरा टोटल रिवार्ड्स को देखते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट, जो कि है हमारा एम्प्लॉय फीडबैक। इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है रिवार्ड सिस्टम। सबसे पहले टोटल रिवार्ड्स को समझते हैं, ये है क्या। टोटल रिवार्ड्स इज डिस्क्राइब्ड एज फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट दे मेक इन वर्कफोर्स टू अट्रैक्ट, रिमेन एंड एंगेज द पीपल दे नीड टू ऑपरेट इज बिजनेस सक्सेसफुली। दोस्तों ये लंबा सा डेफिनेशन है, इसे तोड़ तोड़ के समझिए। देखिए, सबसे पहला क्या है कि मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है। मॉनेटरी पैसे के रूप में इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। हाँ, कौन करता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। किस में करती है, तो वर्कफोर्स पे करती है। क्यों करती है, ताकि वो पीपुल को इंगेज रख सके, पीपुल को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और किस लिए अट्रैक्ट कर सके, ताकि अपने वो बिजनेस को सक्सेसफुली चला सके। देखिए दोस्तों, क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो एक तरह का मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है रिवार्ड्स। कौन करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन करती है। किसके लिए करती है, तो वर्कफोर्स के लिए करती है। क्यों करती है, ताकि वो पीपुल को इंगेज कर सके और उसे अट्रैक्ट कर सके, और इस प्रकार से उनका उनका जो संस्था है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ सके। चलिए, इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं हमारे टोटल रिवार्ड सिस्टम के अंदर? पहला है कॉम्पेंसेशन, दूसरा है बेनिफिट्स, तीसरा है वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, चौथा है रिकॉग्निशन, पांचवा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और छठा है टैलेंट डेवलपमेंट। दोस्तों
आप यदि बुक को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आपको नहीं पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और प्रीवियस ईयर को देखकर आप लोग के लिए ये पीडीएफ बनाया हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आप लोग के लिए कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको मैं मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, उसके पीडीएफ आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। चलिए, जहाँ तक बात है इस टोटल रिवार्ड की, तो जो हम लोग यहाँ 6 एलिमेंट कवर कर रहे हैं, उसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहला जो कि कॉम्पेंसेशन है उसे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। चलिए, बाकी सब बाद में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कॉम्पेंसेशन थ्योरी को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पेंसेशन होता क्या है, पहले ये समझिए। कॉम्पेंसेशन इज द वेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पे टू एन एम्प्लॉय। तो कॉम्पेंसेशन बेसिकली एक वेज है जो कि कोई कोई संस्था पे करती है अपने एम्प्लॉय को। अब देखिए, कुछ कुछ अलग अलग वेज कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है मिनिमम वेज, दूसरा है लिविंग वेज, तीसरा है फेयर वेज और चौथा है नीड बेस्ड मिनिमम वेज। मिनिमम वेज के अंदर क्या है दोस्तों, मिनिमम वेज के अंदर आता है वेज टू सस्टेन वर्कर, यानी वर्कर को सस्टेन करने के लिए जो वेज चाहिए वो आता है मिनिमम वेज के अंदर। शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा है लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है, अब मान लीजिए जो वर्कर है उसका कुछ सोशल नीड है, उसे यदि सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए आता है लिविंग वेज। तीसरा है हमारा फेयर वेज। फेयर वेज क्या हो सकता है, इट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या क्षमता है, वो फेयर वेज को डिसाइड करती है। और चौथा है हमारा नीड बेस्ड मिनिमम वेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उनके जो मिनिमम नीड्स हैं, उनके जो मिनिमम ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो डिसाइड करती है उसको हम पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं। वो आता है हमारा मिनिमम नीड बेस्ड मिनिमम वेज। नाम में ही क्लियर है, नीड बेस्ड मिनिमम वेज। तो ये चार तरह के वेज सिस्टम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये हमारा कॉम्पेंसेशन का थ्योरी है। चलिए, द ट्रेंड टू कीप द स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल लाइक बेसिक पे, डीए, एचआरए, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इज कॉल्ड कैफेटेरिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर, कि बेसिक पे का स्ट्रक्चर, डीए का स्ट्रक्चर, एचआरए का स्ट्रक्चर, उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। यानी कि उसको एक तो मैनेजमेंट तय करेगी और एक जो एम्प्लॉय वो भी तय कर सकता है, इसीलिए इसे लचीलापन रखा गया है। ऐसा नहीं कि रिजिड नहीं है ये, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने जो कह दिया वो कह दिया, नहीं, उसमें सॉरी, जो मैनेजमेंट ने कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय का भी फीडबैक लिया जाता है और तब ये स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो ये जो ट्रेंड है, इस स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल रखना, उसे कहा जाता है दोस्तों कैफेटेरिया। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैफेटेरिया कहते हैं। ऑन द मेनू ऑप्शन पे स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अब हम लोग, ये था हमारा यूनिट नंबर 23। अब हम लोग स्विच कर रहे हैं यूनिट नंबर 24 पे, जो कि है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली एक एलिमेंट है टोटल रिवार्ड्स का, देख सकते हैं आप। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, क्यों करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि हम जो हमारा जो संस्था है उसकी जो कार्य क्षमता है उससे बढ़ाया जा सके, उसकी जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाया जा सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल को करते हैं। उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पहला जजमेंटल है, दूसरा डेवलपमेंटल है और तीसरा काउंसलिंग है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो पहला पार्ट है जजमेंटल, आइए उसे समझते हैं। इसका काम है सैलरी इंक्रीज के लिए, प्रमोशन के लिए और ट्रांसफर के लिए। तो जजमेंटल के लिए याद रखिएगा सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन और ट्रांसफर, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये पार्ट है। दूसरा है डेवलपमेंटल। इसके अंदर हम लोग नाम से ही क्लियर है दोस्तों, डेवलपमेंट करना, विकास करना, यानी कि हम लोग चेंजेस, एम्प्लॉय के स्किल में क्या चेंज करना है, या एम्प्लॉय के एटीट्यूड में क्या चेंज करना है, या उनके बिहेवियर में या उनके नॉलेज में यदि कुछ चेंज लाना है तो वो आता है डेवलपमेंट में। दोस्तों, कंपोनेंट्स याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ये ट्रांसफर बताओ किस पार्ट का है, जजमेंटल का है, डेवलपमेंटल का या काउंसलिंग का है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर हो चाहे सैलरी इंक्रीमेंट हो चाहे प्रमोशन हो, ये सब जजमेंटल के अंदर आता है। जजमेंटल है, जजमेंटल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तीसरा है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है कि हम लोग फीडबैक लेते हैं, किस चीज़ के बारे में फीडबैक देते हैं, इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या जो प्रॉब्लम एरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड। तो वो आता है हमारा काउंसलिंग के अंदर। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, द सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन डिसाइड्स द लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन इन इंडस्ट्री। तो कॉम्पेंसेशन की लेवल कौन डिसाइड करती है, वो डिसाइड करती है सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के द्वारा। अब फ्रेंड्स, हम लोग जरा परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझ ही रहे थे। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बताया कि इफिशिएंसी बढ़ाता है वो। फिर हम लोगों ने देखा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, जजमेंटल, डेवलपमेंटल और काउंसलिंग। अब समझेंगे कि इसका क्या क्या मेन क्लासिफिकेशन है। देखिए, दो तरह के परफॉर्मेंस, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल को करते हैं।
तो पहले हमने क्या समझा, फिर हमने उसका पार्ट समझा, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ब्रॉडली दो पार्ट हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। जहाँ तक बात है ट्रेडिशनल मेथड की, ये जो इसमें जो रेटिंग्स होती हैं वो हम लोग उसमें हम लोग इंडिविजुअल को पर्सनली रेट करते हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है उसके थ्रू हम लोग किसी इंडिविजुअल को पर्सनली रेट करते हैं, और जबकि मॉडर्न मेथड जो हमारे पास है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसके थ्रू हम लोग जॉब अचीवमेंट को रेट करते हैं। तो दोनों में अंतर समझिए, एक में हम लोग इंडिविजुअल को पर्सनली रेट कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग जॉब अचीवमेंट को रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जरा देखिए ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। फर्स्ट है हमारे फ्री फॉर्म इजी मेथड, दूसरा है हमारा स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, तीसरा है हमारा कंपैरिजन मेथड, चौथा है ग्रेडिंग मेथड, पांचवा है ग्राफिक्स और लीनियर रेटिंग मेथड, छठा है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सातवां है फोर्स डिस्क्रिप्शन मेथड और आठवां है ग्रुप अप्रेजल मेथड। तो ये सब मेथड आपको बस नाम सुनने हैं, ध्यान रखने हैं, क्या कि आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सब मैंने ट्रेडिशनल के अंदर पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, मैं वही बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अननेसेसरी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ काम की चीज़ है बस उतना ही हमें ध्यान में देना है। जहाँ तक बात है मॉडर्न मेथड के बारे में, तो उसमें देखिए असेसमेंट सेंटर, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल और 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। दोस्तों इस सभी के बारे में डिटेल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। अभी मैं इस सेशन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे आपको इन सभी के बारे में डिटेल क्लियर हो जाएंगे। चलिए जरा सा हम लोग एक पॉइंट को समझते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है। बेसिकली एक फॉर्म है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसे रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं, हमारे संस्था में जो एम्प्लॉय हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसे रिपोर्ट करते हैं किसके अंदर, तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर। अब देखिए हेलो इफेक्ट को समझते हैं। हेलो इफेक्ट क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉय को रेट करते हैं कंसिस्टेंटली, या तो हायर रेटिंग देंगे या उसे लोअर रेटिंग देंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉय को रेट करते हैं हायर या लोअर, उसे कहते हैं हम लोग हेलो इफेक्ट। दोस्तों परफॉर्मेंस रिव्यू हम लोगों ने यहाँ देखा था। परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर क्या होता है कि हम लोग परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं किसी एम्प्लॉय का उसके सुपीरियर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर के द्वारा यदि परफॉर्मेंस को किसी देखिए किसी सुपीरियर के द्वारा यदि किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है तो वो आता है परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर। और एक और था हमारा अप्रेजल इंटरव्यू। इसके अंदर क्या होता है कि अप्रेजर और अप्रेजी दोनों के बीच में मीटिंग होती है। किससे से रिलेटेड मीटिंग, ताकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपने एवीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 25 पे, जो कि बेस्ड है HRM एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। तो दोस्तों द इंटेलिजेंस इन द इम्पोर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड ऑन एक्सपोर्ट सिस्टम इज एम्बेडेड इन द टेक्नोलॉजी टू हेल्प द मशीन मेक लाइक डिसीजन मच फास्टर। क्या करना चाह रहा है ये कि हमारे पास कुछ सिस्टम है जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, और एक्सपोर्ट सिस्टम। तो इसका जो इंटेलिजेंस है उसको टेक्नोलॉजी में इम्बेड किया गया है, उसको डाला गया है ताकि मशीन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर किया जा सके। मशीन के थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्टर कर रहे हैं, किसके थ्रू, तो DSS के थ्रू। DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HRM in responding to business resistant are transforming organizational culture and dealing with surplus employee। तो हमारे पास जो बिजनेस रेसिस्टेंट है, बिजनेस में जो प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है, तो उसमें क्या HRM की जिम्मेवारी है, ठीक है, तो वो ये है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को ट्रांसफॉर्म करें और एम्प्लॉय सरप्लस एम्प्लॉय से डील करें। अब देखिए आईटी का क्या रोल है हमारे HRM में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो सबसे पहला रोल है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, दूसरा है कि डाटाबेस को बढ़ाना, ग्रोइंग डाटाबेस, तीसरा है डाटा को अपडेट करना, चौथा है डिसीजन को लेना, और पांचवा है पॉलिसी रिव्यू। तो ये सभी के सभी चीज़ हम लोग आईटी के थ्रू करते हैं HRM में। और फ्रेंड्स एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो रिसर्च है उसका क्या बेनिफिट्स है वो देख लीजिए। द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च इन HRM आर अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड, अंडरस्टैंडिंग वर्कफोर्स, सिलेक्शन स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, फीडबैक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन तीनों यूनिट्स के, जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो आइए हम लोग 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन सभी थ्योरी पे बेस्ड।
तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, एक्सचेंजिंग फीडबैक एंड सीकिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑप्शन ए है लीनियर रेटिंग मेथड, ऑप्शन बी है ग्रेडेड मेथड, ऑप्शन सी है ग्रुप अप्रेजल मेथड और ऑप्शन डी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल ही तो होता है। तो देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग को गोल डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड कर लिए, अब फीडबैक को एक्सचेंज करते हैं, वो भी कर लिए, अब एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन को लेते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है एमबीओ के अंदर, क्या कहलाता है ये, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी हम लोगों ने देखा था कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। ऑप्शन ए, फीडबैक अबाउट वर्कप्लेस परफॉर्मेंस, बी, अपवर्ड फीडबैक सबऑर्डिनेट इवैल्यूएटिंग सुपीरियर, सी, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड एक्सटर्नल क्लाइंट, डी ऑल द अबव। तो ये जो 360 डिग्री अप्रेजल परफॉर्मेंस है, इसके अंदर हम लोग सभी के सभी करते हैं। जो सुपीरियर है उससे भी फीडबैक लेते हैं, जो कस्टमर है और जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं उससे भी हम लोग फीडबैक लेते हैं, और वर्कप्लेस का तो फीडबैक लेते ही हैं। तो करेक्ट आंसर है डी ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द प्रिवेलेंट मीन टू गैदर फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय। ए जनरल सर्वे, बी क्लाइमेटिक सर्वे, सी डायरेक्ट फीडबैक एंड डी डायरेक्ट सर्वे। तो दोस्तों जो हमें एम्प्लॉय से यदि फीडबैक लेना है तो उसके लिए सबसे प्रिवलेंट मेथड है क्लाइमेट सर्वे। अभी हम लोगों ने देखा था, डिटेल में समझा भी था क्लाइमेट सर्वे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कुड लास्ट अबाउट। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह की एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक भी क्लिक कीजिए, आपको इस तरह के एमसीक्यू मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। चलिए, तो इसमें ऑप्शन है ए 1.5 से 3 महीना, बी का रहा है 3 से 6 महीना, सी का रहा है 6 से 9 महीना और डी का रहा है 9 से 12 महीना। तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है हमारा 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस, इसमें 1.5 से 3 महीना लगता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ टेंडेंसी टू अलाउ वन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय टू इन्फ्लुएंस द असेसमेंट, इट्स रेट्स एन एम्प्लॉय अदर हाई और लो। तो अभी हम लोगों ने देखा था हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में यही तो होता है कि हम लोग किसी एम्प्लॉय की टेंडेंसी को हाई करते हैं, हाई रेट करते हैं या लो रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मेथड। तो दोस्तों मॉडर्न मेथड के अंदर, मॉडर्न मेथड जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उसके अंदर कौन सा मेथड आता है। ए का रहा है असेसमेंट वर्क सेंट्रल वर्कशॉप, बी का रहा है फ्री फ्रॉम एसे, सी का रहा है कंपैरिजन मेथड और डी का रहा है ग्रुप अप्रेजल मेथड। तो दोस्तों ये जो तीन नीचे का जो तीनों मेथड है वो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड का, केवल पहला जो मेथड है वो हमारा मॉडर्न के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया जो चीज़ हम लोगों ने समझा। यदि लेसन आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।